बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो हमारी मार्बल सिटी किशनगढ़ से है। और इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि आप में ये महसूस कर रहे होंगे कि मार्बल नगरी जो हमारी है किशनगढ़ की, वो इन दिनों में दिशाहीन राजनीति का शिकार हो चुकी है। राजनेता है, लेकिन राजनेताओं का कहीं कोई औचित्य नजर नहीं आता, ना कोई प्रभाव। जनता दुखी है। एक के बाद एक नए नए कांड हो रहे हैं। कभी किरोड़ी लाल जी आते हैं तो वो नकली खाद पकड़ जाते हैं। कभी कोई वीआईपी घोटाला हो जाता है, कभी कोई और दूसरे गोली कांड हो जाते हैं। कभी मतलब ये स्थिति चल रही है कि किशनगढ़ के अंदर कोई अब बोलने वाला मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसा वक्ता हो जो जनता के दर्द को बोल सके। इस उहापोह की स्थिति के अंदर अगर कोई सवाल पूछा जाए और कोई मुद्दा खड़ा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे बीच जो पूर्व विधायक सुरेश टाक आए हुए हैं, इनसे बढ़िया बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता जिनसे सवाल पूछे जा सकते हो, जो एक अच्छे चिंतक हो, मुखर वक्ता हो और प्रखर विचारक हो। सुरेश टाक का मैं स्वागत करता हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुरेश जी, आपके बारे में मैं सबको बता दूं, वैसे सबको मालूम है कि आप मार्बल एसोसिएशन से जुड़े रहे, मार्बल व्यापारी हैं और आपने मार्बल एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट रहे। जब राजनीति की बात करती तो आप विधायक रहे, और वो भी निर्दलीय। निर्दलीय विधायक के रूप में आपने आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो वो थे प्रत्याशी थे, उन लोगों को बुरी तरह से हराया। और उसके बाद में फिर आपने आप सभापति भी रहे हैं नगर परिषद में, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो आप एक मुखर नेता माने जाते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। ये जो दिशाहीन राजनीति किशनगढ़ के अंदर चल रही है, चाहे वो विधायक की तरफ से हो, चाहे वो सांसद की तरफ से हो, चाहे वो सभापति नगर परिषद की तरफ से हो, चाहे और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हो, चाहे अधिकारियों की उदासीनता हो, आप इस पूरे इस उसको क्षेत्र को कैसे ले रहे हैं? सब बिल्कुल दुर्भाग्य है ये किशनगढ़ का और किशनगढ़ की जनता का, पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। एक बड़ी खुशी सी हुई थी जब हमारे माननीय सांसद जब केंद्र सरकार में मंत्री बने थे, तो उम्मीदें जगी थी सभी की। मेरा चुनाव हारना एक अलग मायना, अलग मैटर है, लेकिन हमें काम से मतलब था, हमें किशनगढ़ की डेवलपमेंट से मतलब था। लेकिन बहुत वक्त भी दिया, 1.5 साल, पौने 2 साल माननीय मंत्री महोदय को बने हुए हो गए, लेकिन अभी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। और उसके पीछे कारण सबसे बड़ा उनका पुत्र मोह है, जो उनको छोड़ नहीं रहा है। वो इस भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, उस परंपरा को बदल कर परिवारवाद पर ले जाना चाहते, जो शायद किशनगढ़ की जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जो नींव के पत्थर हैं, उनको भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो भी अपने आप को कोस रहे हैं कि हम ये कैसी स्थिति में आ गए, ये भारतीय जनता पार्टी कैसे दौर से गुजर रही है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का अर्थ ही बदल गया। बीजेपी मीन्स भारतीय जनता पार्टी, पर किशनगढ़ में बीजेपी का मतलब भागीरथ जनता पार्टी होकर रह गया, जिसका कोई औचित्य नहीं रहा। पुत्र मोह में सब कुछ खत्म हो गया। आपको मैं इतनी बड़ी बात बोलता हूँ, बड़ी दुख होता है, बहुत सोचने पे मजबूर होता हूँ कि एक ऐसा आदमी जो भारत सरकार का मंत्री है, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। उनका पुत्र जो आज भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पद पर नहीं, जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो कोई किसी तरह संवैधानिक पद पर नहीं है, उसके बाद वो सरकारी कामों का लोकार्पण करता है, शिलान्यास करता है, मीडिया को जवाब देता है और अधिकारियों को हड़काता है। तो ये कहाँ तक उचित है? जनता सब चीज समझ रही है। हो सकता है विरासत में लोगों को राजनीति मिले, लेकिन मैंने तो विरासत में सेवा सीखी है। मुझे जहां भी जवाबदारी दी गई, मैंने पूरे मन से किया है। दुख होता है, अब अगर बोला हूं तो केवल इसलिए बोला हूं, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि किशनगढ़ को कुछ नहीं मिला, किशनगढ़ ठगे हाथ रह गया। अब पछता रहे हैं, बहुत रिग्रेट है लोगों को। सुरेश जी, एक बात है कि आपके यहाँ अजीब सी स्थिति रही कि जब सत्ता में भाजपा थी, तब भी आपके यहाँ विधायक भाजपा का नहीं था। जब सत्ता कांग्रेस की थी तब भी नहीं था, भाजपा की है तब भी नहीं है। अब विकास चौधरी जो है वो विधायक हैं, जिनकी भूमिका मैं समझता हूँ कि ऐसे पक्षी की तरह है, जो उड़ना तो जानता है, उड़ना तो चाहता है, लेकिन सामने आसमान भी है, लेकिन उसके पंख नहीं है, कतरे हुए पंख हैं। और फिर एक होता है कि आदमी जब विपक्ष में होता है तो चलिए कोई बात नहीं, मैं विपक्ष में हूं, मैं कांग्रेस में, लेकिन वो ऐसी भूमिका तो अदा करे कि विपक्ष भी जिंदा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि किशनगढ़ के अंदर किसी मुद्दे पर विपक्ष कभी जिंदा हुआ हो। थोड़ा सा सुधारूंगा इस बात को। एक्चुअली किशनगढ़ भाग्यशाली रहा है
और इसलिए भाग्यशाली रहा है कि जब से नाथूराम सिसोदिया जी विधायक बने, कांग्रेस से सरकार में बने, फिर सरकार बदली तो विधायक भी बदल गया, भागीरथ जी चौधरी बन गए। जब बीजेपी की सरकार रही, दोनों बार दोनों ही विधायक अपनी-अपनी सरकार में रहे। तो दौर बदला कि मेरे वक़्त में, तो मैं तो फ्री हैंड था। मैं निर्दलीय विधायक जीता और मुझे मेरी किशनगढ़ का डेवलपमेंट करना था। जिसकी सरकार आई उसके साथ मिलकर काम किया और मैंने बखूबी काम किया, खूब सारा काम किया। मैं आज भी कह रहा हूँ ये बात, खुल के कह रहा हूँ, आदमी में विज़न होना चाहिए, आदमी में इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, काम तो होते ही हैं। आपकी लाइज़निंग, आपकी नेर-जोर, आपका बोलने का तरीका, आपका विधानसभा में आपका जो भाषण देने का तरीका, आप किस तरह बोलते हैं, क्या करते हैं, आपके संबंध कैसे हैं, इन पे डिपेंड करता है और अधिकारियों से आपके रिलेशन कैसे है। जनता के लिए किसी भी स्तर पे जाना पड़े तो जाना पड़े। मेरी चाहे विचारधारा कुछ भी रही हो, मैं किसी भी कैसा भी होऊँगा, लेकिन मुझे, मेरे लिए मेरा धर्म पहले मेरी जनता थी, मेरा किशनगढ़ था, मेरी विधानसभा थी। इसलिए मैंने सारे समझौते किए और सारे समझौते ताक पे रखते हुए, सारी बातों को ताक पे रखते हुए सबसे पहला काम मैंने मेरी विधानसभा के लोगों का हित समझा। उसीलिए मैंने समर्थन दिया गहलोत साहब को और धन्यवाद भी दूँगा कि उन्होंने पूरी किशनगढ़ पे मेहरबानी रखी। जब जो मैंने माँगा वो सब कुछ मिला और इतिहास बना है। पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड टूटा है पिछले 5 सालों। बताइए, मैं अगर कहूँ कि जैसे अभी कार्यकाल चला 1.5 साल के अंदर, उससे पहले का कार्यकाल, आपका कार्यकाल, आपकी तराजू किस तरीके से भारी रही? और आज भी जो आपको याद किया जाता है विकास कार्यों के, जब भी कोई किशनगढ़ से गुजरता है तो एकदम से पेड़ों की वो देखता है और सारी चीज़ें दिखता है, थोड़ी चौड़ी सड़कें दिखती हैं, ये सब कुछ दिखता है। तो आप अपने को विकास पुरुष के रूप में किस तरह से स्थापित करना चाहें? इधर मैं सर एक चीज़ बता देता हूँ। डेवलपमेंट की बातें बहुत लोग करते हैं, डेवलपमेंट भी करते होंगे, सब जगह होता है, मैं नहीं मानता, मैं किसी को दोष भी नहीं देता। लेकिन ज़रूरत सबसे ज़्यादा उस चीज़ की है कि जनता परेशान किस चीज़ से है। हमें सबसे पहले उस काम को निपटाना है, उस काम को करना है जिस काम को लेके हमारी ज़्यादातर जनता परेशान है। चाहे वो मुख्य सड़क हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, चाहे वो स्कूल हो, अस्पताल हो या कोई भी ऐसी समस्या हो, उस पर हमें फ़ोकस करके ऊपर काम करना चाहिए, विज़न बना के काम करना चाहिए और उसके पीछे बढ़ना चाहिए। आज मैं वर्तमान विधायक महोदय की बात करूँ तो मैं मान लेता हूँ वो कांग्रेस पार्टी से विधायक बने, आज उनकी सरकार रही है, मैं एक बार में मान लेता हूँ। लेकिन क्या विरोध करने का भी उनमें वादा नहीं है क्या? एक दिन का विरोध ये साबित करता है, क्या हम एक दिन विरोध करके रील बना लेंगे, उस रील को सोशल मीडिया पे प्लांट कर देंगे, उस पे लाइक आ जाएँगे, कमेंट आ जाएँगे, क्या इसी बात से खुश है? जनता किस बात से खुश है? आप कम से कम उनकी नाकामियाँ तो उजागर करिए। आप अगर नाकामियाँ उजागर नहीं करेंगे तो आपका विपक्ष में रहना किस काम का फिर? तो आप मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर आपसे मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जाती है तो आप समझौता करिए, लेकिन जनता का काम करिए। ऐसे हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता। आपने ये गारंटी नहीं दी थी जनता को चुनाव लड़ते वक़्त कि मेरी सरकार आएगी तो ही काम करूँगा, मेरी सरकार नहीं आई तो काम नहीं करूँगा, तो जनता सोचती वोट देने से पहले कि मुझे वोट देना है कि नहीं देना। ये कोई गारंटी नहीं होती सरकार होने की। विधायक बनता है जनता को वादे करते हुए, और आपने वादे किए थे, आप उन वादों को पूरा करिए। आप सँभालिए लोगों को, नहीं सँभाल सकते हो तो कल से, परसों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, 2 महीने से, 3 महीने से, आप पहले भी नगर परिषद में धरना प्रदर्शन किया, उसका परिणाम क्या आया? आपने एसडीएम को ज्ञापन दिया, वहाँ धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करी, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा? तो कोई भी काम, अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड आपका काम नहीं है तो उसका औचित्य क्या है करने का? उसको करने से कोई मतलब। जनता को राहत मिलेगी तभी जब आप उनके लिए लड़ोगे, आप उनके लिए सड़क पे उतरोगे, उनके लिए किसी भी सीमा तक जाकर उनका काम करवाएँगे आप, तभी राहत मिलेगी। केवल इस बात से बच नहीं सकते कि मेरी सरकार रही, क्योंकि इसकी गारंटी तो आपने दी नहीं थी। लोगों ने आपको विधायक बनाया था, विधायक बना दिया। लोगों ने ये नहीं कहा था कि हम आपकी सरकार बनाएँगे, और किशनगढ़ की जनता के ज़िम्मे तो खाली विधायक बनाना था, सरकार बनाना नहीं था। तो उन्होंने आपको बना दिया। चलिए, कहीं आप ऐसा तो नहीं महसूस करते कि कुछ कांड ऐसे हुए जिनके अंदर आरोप उन पर आए, आरोप के छींटे उन पर लगे और उससे उनके हौसले पस्त हो गए? क्या आप ऐसा तो नहीं मानते? मैं नहीं मानता ऐसा, मैं नहीं मानता ऐसा। आरोप लगते रहते हैं, राजनीति में कीचड़ उछलता रहता है बहुत सारे, और मैं क्या हूँ, ये वो अच्छी तरह अपने आप को हर कोई जानता है। मैं भी क्या हूँ, मैं भी जानता हूँ। वो भी क्या है, वो अपने आप जानते हैं। कौन आरोप लगे, आरोप सही थे या नहीं थे, तो आज नहीं तो कल खुल जाएगी। ये हो सकता है 2 साल, 3 साल दबे रह सकते हैं, पर 3 साल बाद खुल जाएगी। जैसी फसल बोएंगे वैसी फसल काटनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं एक सवाल मैं आपसे इसी चैनल पे वोट बताना चाहूँगा। इन्होंने एक नशे का मुद्दा उठाया था किशनगढ़ में। बल्कि आप पर आरोप आया था, बल्कि सीधा जो आप वो आरोप लगाए हैं, बार-बार आपके कार्यकाल के अंदर नशे का और बढ़ रहा है और आप कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं बोल रहे हैं। ये साबित है। ये कहा गया था। बिल्कुल, मैंने ये रहा गया, जनता ने आपको विधायक चुन लिया।
अब आपकी बारी थी, 2 साल हो गए, आपने नशे पे कार्रवाई क्यों नहीं करी अब तक? आपने क्यों नहीं एक भी छापा लगवाया? क्यों नहीं आपने पुलिस में शिकायत भी करी? क्यों नहीं आप डीजीपी से मिले? कहाँ साबित तो करिए कहीं पे। आरोप लगाना बहुत आसान है, एक काट के आनी एक बार चढ़ सकती, दूसरी बार नहीं चलेगी, वो जल जाएगी। और आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, झूठ को कितनी भी ज़ोर से बोला जाए, वो सच नहीं हो सकता। आपको विधानसभा में उस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में जाकर ये बात बोली है जिसका कोई आधार नहीं था। कहीं भी कोई स्थल नहीं था कि कहीं इन्वॉल्यूशन हो या आपको कोई धमकी दे रहा हो। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि मुझे धमकियाँ मिल रही है। ऐसे की बात करता हूँ तो मुझे धमकियाँ मिल रही है। किसकी औकात है आपको धमकी देने की? कौन इतनी हिम्मत कर सकता है जो आपको धमकी देगा? और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ बोलनी चाहिए वो इन्होंने आज तक नहीं बोली। किशनगढ़ के हज़ारों युवा, अपनी मेहनत की कमाई, हज़ारों ऐसे लोग जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे संजो के रख रखे थे, अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे रख रखे थे, किसी ने अपना मकान गिरवी रखा था उसको छुड़ाने के लिए पैसे रखे थे, किसी ने गाड़ी खरीदने के लिए रखे थे, वो सारे पैसे वीआईपी और ई फॉर्म जैसी कंपनियों में लगा दिए। वो दोनों कंपनियों के मालिक भाग गए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप तो किशनगढ़ के राजा हैं, आप मालिक हैं, आपने इतने गंभीर मुद्दे को विधानसभा में क्यों नहीं उठाया? इस सवाल का जवाब चाहूंगा मैं कि आपने इस इतने गंभीर मामले को विधानसभा में क्यों नहीं उठाया? इससे ज्यादा गंभीर नशे का मामला नहीं था, लेकिन वो आपको बोलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस झूठ को सच साबित करना, इसलिए आपको बोलना पड़ा। और यहाँ कहीं न कहीं एंगल जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बोल नहीं पा रहे हैं, पर कोई बात नहीं। नहीं, तो चलिए, अब इस कांड की कोई पढ़ने की नहीं। देखिएगा, इस कांड के ऊपर बहुत कुछ फैसले हो जाने चाहिए थे। 200-250 परिवारों के सपने कुचल दिए गए, और आज भी वो लोगों की जो क्रंदन है वो देखने लायक है। मतलब आज भी उनसे बात करो तो ऐसा लगता है उनके जख्म ताज़े हैं। उन जख्मों पर मरहम लगाने की जगह, कोई उनका इलाज करने की जगह, और जो आरोपी हैं उन लोग आरोपियों को बचाने की पूरी एक सिस्टम क्रम्बल चल रहा है। लोग बाहर घूम रहे हैं ऐसे-ऐसे। तो ये क्या हो रहा है? सर पूरा सिस्टम लग गया। मुझे तो, मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ ये बात, इन मामलों में पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो गया। नहीं तो मैं माननीय राजीव शर्मा जी जो आज राजस्थान सर के पुलिस महानिदेशक है, मैं उनसे जाके मिला हूँ, मेरी पीड़ा मैंने उनसे बताई है, उन्होंने मेरे सामने बात करी अधिकारियों से और उनको स्पष्ट निर्देश भी दिए थे। बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं होना, कोई बरामदगी नहीं होना, दूसरा अपराधी जो दूसरी कंपनी का मालिक है आज तक अरेस्ट नहीं होना, ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शा रहा है? फिर हम यही कहेंगे कि सिस्टम इन्वॉल्व, पूरा सिस्टम कोलैप्स है, सब लोग मिल गए या किसी राजनीतिक दबाव के आगे चुप हो गए। पर ये कितने दिन चलेगा? ये सरकारें तो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन ये जनता वही रहेगी, इनका क्रंदन वही रहेगा, इनका जो मन में जो ठेस लगी है, बिल्कुल इनकी बद्दुआएं हैं, ये कहीं भी नहीं छोड़ने वाली। बिल्कुल। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि कानून के आगे हिसाब से देखा जाए तो यही नहीं। अभी पिछले दिनों में किरोड़ी लाल मीणा साहब ने नकली खाद के कारखाने पकड़े, उनका क्या हुआ? और वो शुरुआत किशनगढ़ से हुई, किशनगढ़ से। जहाँ से भारत सरकार की केंद्रीय कृषि मंत्री यहाँ भी रास्ते हैं। हाँ, उसके बावजूद हाँ, उसका क्या मतलब? उसका कुछ भी नहीं हुआ आज भी। कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कुछ सामने आ रहा है, जगह-जगह हो रहा है। तो किशनगढ़ जो है, और फिर दूसरी बात मैं बताता हूँ कि किशनगढ़ के अंदर जो अपराध बढ़ा है, उस अपराध के अंदर स्थानीय अपराधी कम हैं। बाहर के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से आएँगे, बिहार से आ रहे हैं, मज़दूर के रूप में आ रहे हैं। उनका किसी का वेरिफ़िकेशन, पुलिस वेरिफ़िकेशन होता ही नहीं है। और मैंने इतनी बार ब्लॉग लगे हैं। वो याद हो तो आपने मुझे इंटरव्यू लिया था मेरे कार्यकाल जी, तब मैंने भी कहा था और डीजीपी से और विधानसभा में भी ये बात रखी थी कि मेरे यहाँ पे बाहर के लोग ज्यादा रहते हैं, पुलिस एक-एक गोडाउन पे, एक-एक फैक्ट्री पे जाए, वेरिफिकेशन करे, मालिकों को हिदायत दे, ताकि हमें ये लिस्टेड रहे कि कौन लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कौन लोग यहाँ आके रोजगार कमा रहे हैं, कौन लोग अपराध अपराध करने के लिए आए हुए हैं। हो सकता है उनके पास भी ऐसे लोग अपराधी शरण ले सकते हैं। तो ये बात मैंने पहले भी बोली थी। आज तो किशनगढ़ में अगर सुर्खियां है तो अखबारों की या सोशल मीडिया की इतनी है, चोरों के हौसले बुलंद। अगर किसी के हौसले बुलंद है तो चोरों के, अपराधियों के, बाकी सबके हौसले फंसते। वो हौसले बसता है। दूसरा, मेरे को अभी पिछले दिनों में ये जानकारी मिली कि सब वहाँ हथियारों का जो बिजनेस चल रहा है किशनगढ़ के अंदर, वो ट्रांजिट सेंटर बन गया है, और सारे उत्तर प्रदेश के या बिहार के अपराधी वहाँ बेचने के लिए आते हैं, और राजस्थान के जो लोग बाग खरीदने वाले आते हैं। अच्छे-अच्छे जो साइंटिफिक वो हैं, गन्स हैं, बंदूक हैं, हथियार हैं, वो सारे के सारे वहाँ उपलब्ध हो रहे हैं। बहुत सारे बरामदगियां हुई है। अभी हमारे इसी के बराबर अभी एक आईपीएस लगे हुए हैं हमारे अजय सिंह राठौड़, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, मैं अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी रहे, क्योंकि किशनगढ़ हाईवे से जुड़ा हुआ शहर है, उद्योग नगरी है, लोगों की नजर है इस शहर पे, इसलिए इस शहर की सुरक्षा को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करनी जरूरी है। और वो तभी हो पाएगी जब राजनीतिक लोग और सरकारी लोग मिलकर एक मिशन पर काम करेंगे
कि हमारी जनता कैसे सुरक्षित रहे, तभी ये हो पाएगा। उसे आप अजय अजय सिंह जी का नाम ले रहे हैं, राठौर बहुत अच्छे आदमी है, बढ़िया। इससे पूर्व में जो अधिकारी आए वो भी प्रोबेशनरी पे आए और वो ऐसा मामला कर गए कि बस पूछो मत। आज वीआईपी का जो डूबा हुआ है ना ये मामला, उसमें कितना खून खा के भागा है, इससे तो सब कुछ भी छिपा हुआ नहीं है सर। जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। ये हिसाब तो जब वक्त आएगा तभी होगा। लेकिन ये घोर विडंबना है कि राजनीति से जुड़े लोग जो वोट मांगते वक्त जनता को कस्में खा के इसलिए वोट मांगते हैं कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे, रो रो के वोट मांगते हैं, क्रंदन करके वोट मांगते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनका रहन सहन, उनकी चाल ढाल, उनकी बातचीत का तरीका सब कुछ बदल जाता तो अब ये दिशाहीनता, सुरेश जी आप इस दिशाहीनता के ऊपर ये ठहरी हुई झील में पत्थर अगर मारना चाहते, आप क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं भूमिका अदा कर रहे हैं? हम भी विरोध में है। हैं। मैं विरोध में हूँ और जब जब भी मुझे मौका मिला है मैंने विरोध किया है, लेकिन अब समय आ गया कि मुझे सड़क पर आकर विरोध करना पड़ेगा और ये मैं करूँगा। ये आज ही से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब इसका समय आ गया, क्योंकि नगर परिषद, नगर निकाय और उसके चुनाव भी आने वाले हैं सामने। लोग इतने परेशान हैं, शहर में 3-3 इंजन की सरकार है हमारे यहाँ पे। सेंट्रल की सरकार, केंद्र स्टेट की सरकार और केंद्र में भी बोर्ड हमारा बीजेपी का। उसके बावजूद स्थितियां इतनी है कि पार्षद बेबस है, कार्यकर्ता बेबस है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति ने सब चीजों को कैप्चर कर रखा है, वो ही उसको चलाना चाहते हैं। बहुत परेशानी ये तब होती है सुरेश जी कि जब चलाने वाले का दावा करने वाले कि मैं चलाना चाहता हूँ, अच्छी बात है, एक आदमी चलाए, विकास का रथ चले, बहुत तेजी से बढ़े, लेकिन हर एक अधिकारी आप अपने कहने से ला नहीं सकते, एक अधिकारी को निकाल नहीं सकते, किसी अधिकारी पर दबाव डालकर काम नहीं करवा सकते, तो अधिकारियों पर तो आपका कुछ भी नहीं है प्रभु। और दूसरी बात यह है कि आप कार्यकर्ताओं से कुछ भी नहीं है, ऊपर आपकी इमेज ऐसी नहीं है, मंत्री हैं तो उसके लिए मंत्री होने का मतलब है कि कोई एक कास्ट ऐसी थी जिसके आप प्रतिनिधि थे और आपको बना दिया गया, लेकिन वहां पर भी दिल्ली में भी आपकी कोई ऐसी वक्त हो कि आपको ना एकदम से मोदी जी आती कहें हाँ आइए, भागीरथ जी आइए, फलाना जी आइए, डिग्री कुछ नहीं है। तो ऐसी दिशाहीनता के अंदर आज एक पोस्ट आपने डाली, वो मैंने अभी पढ़ी, देखी मैंने, जिसमें एक पार्षद कह रहा है कि साहब हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ये नहीं है। तो वो जो पार्षद का एक दर्द है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद अगर इस दर्द से ग्रस्त है, पार्षद अगर इस दर्द से ग्रस्त है, तो जो आदमी विरोध में है, कांग्रेस में, दूसरी पार्टी में, आम सरोआरा वर्ग का जो प्रतिनिधि है, वो क्या कर रहा हूँ? मैं एक बात बता देता हूँ सर, ये पोस्ट जो मैंने डाली है एक बेबस पार्षद की पोस्ट है, और वो जिसने चुनाव लड़ा है वो राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं है। वो लोग अच्छे लोग राजनीति में आए, उनमें से वो परिवार था। मैं बहुत अच्छे मन से ही बात कह रहा हूँ, कोई दबाव मेरे मन में नहीं है उनको लेकर और किसी को लेकर नहीं है, बट वो अच्छे परिवार के लोग हैं, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनका मकसद भी राजनीति में आकर पैसा कमाना नहीं था, उनका मकसद शायद यही था कि हम जन सेवा करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन सिस्टम के आगे लाचार थे वो, कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। इसलिए कल ये बात सच्ची जबान से निकल गई, लेकिन उनको भी मैं कहना चाहूँगा बहुत देर कर दी आते आते। जब सारा जमाना, सारा शहर जल गया, तब आपकी आवाज़ निकली। अगर काश ये आवाज़ 2 साल पहले निकलती, 3 साल पहले निकलती, तो शायद इसमें बहुत कुछ सुधार होता। अब तो वक्त ही आपके जाने का हो गया, इसलिए अब आपका बोलना शायद जनता इसको माफ़ नहीं कर पाएगी। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा सभी पार्षदों से और जनता से भी कि अगली बार जब चुनाव आए तो कम से कम अच्छे लोगों को चुनिए, जो लोग वास्तव में इन्होंने काम किया है उनको चुनिए। मैं सर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जी, आज जब मैंने पोस्ट डाली उसके बाद लगातार अलग अलग वार्डों से मेरे पास लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं मेरे से, भाई साहब हमारे हाल बेहाल है, हमारा पार्षद सुनता नहीं है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं होता, नगर परिषद जाते तो कोई सुनती नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं। तो ये हुआ क्या है समझ नहीं आ रहा है, कहाँ कैप्चर है ये सिस्टम, कोई बोलने वाला नहीं। अब तो सभापति खुद आके बोले कि क्यों नहीं उनकी बात सुनी जा रही, शायद वो भी पावरलेस हो गए, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ बिल्कुल, वो भी पावरलेस कर दिया है, बिल्कुल कर, उनको भी काम करने से रोक दिया गया है, इसीलिए शायद वो काम नहीं कर पा रहे। पर बोलना पड़ेगा उनको, बोलना पड़ेगा। आज मैंने बोला है, मुझे भी पार्टी ज्वाइन कराई गई तो किसी साजिश के तहत कराई गई, मेरी जरूरत नहीं थी। शायद मेरी जरूरत इतनी थी कि मैं कहीं लोकसभा का निर्दलीय फॉर्म नहीं भर, इसलिए मुझे तब तक रोका गया, तब तक फार्म, लोकसभा के फार्म की लास्ट डेट नहीं निकल गई, तब तक मुझे रोका गया। और मैं एक ऐसा इमोशनल व्यक्ति था जो मैंने मान लिया, और मैंने फट से सीपी जोशी साहब हमारे अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय पार्टी के स्टेट अध्यक्ष थे, उनके कहने से मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन वो भी मेरी रन नहीं कर पाए, 4 बार उनके पास भी चित्तौड़ भी गया और भी गया। अब मैं इच्छा रहित हूँ, मुझे कोई लेना नहीं, जनता मेरी माई बाप, मैं जनता का सेवक, मैं जनता से ही टिकट लूंगा, जनता से ही वोट लूंगा, और मैं जितनी मेरी जो मन है, जितना मैं कर सकता हूँ, मुझे नशा है काम करने।
और कोई नशा नहीं है, केवल इतना ही नशा है कि मैं कितना अच्छा कर सकूँ, क्या नया कर सकूँ, क्या मेरे लोगों की परेशानी कितनी कम कर सकता हूँ, उतनी करूँगा। मैं वादा करता हूँ, जब भी मुझे मौका देगी मेरी जनता, तब ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। सुरेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका तो दोस्तों ये हैं सुरेश जी दा, जिन्होंने आपको बताया कि वो उनके पीड़ा अंदर उनके अंदर क्या एक ज्वालामुखी दर्द की फूट रही है और किस तरीके से वो जनता के दर्द को अपनी आँखों से रो रहे हैं। जितना किशनगढ़ के अंदर इस ठहरा हुआ पानी है, उसमें पत्थर मारने की कोशिश की जानी चाहिए थी, नहीं की गई। क्या दर्द है किशनगढ़ का, वो आप लोगों ने सुना। आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।